हेलो एवरीवन, मैं रेखा आज आप सभी का स्वागत करती हूँ एम फॉर टीचिंग में। मैं आज आप सभी के सामने कुछ खास लेकर आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB के PRT एंड TGT एग्जाम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, कुछ एग्जाम टिप्स के बारे में जानेंगे और भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम टिप एंड सिलेक्टेड पोर्शन। सिलेक्टेड पोर्शन का मतलब क्या होता है कि हमें कौन कौन सी चीजों को अच्छे से कवर करना है, वो चीज जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एग्जाम है DSSB का, वो हमारा 1 ईयर एग्जाम है, यानी कि आपको इसके अंदर सिर्फ पहला ही एग्जाम क्लियर करके अच्छे से बताना है, उसको ही क्रैक करना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसका कोई अदर लेवल नहीं है, अदर कोई टीयर नहीं है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ पहला ही एग्जाम क्लियर करना है अच्छे से। और ये जो एग्जाम होगा वो हमारा 200 मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हमारा नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव मार्किंग का पोर्शन है हमारे एग्जाम में, तो कौन कौन सी चीजों को हमें सिलेक्टेड क्वेश्चनों को, कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चनों को अच्छे से करना है और कौन कौन सी चीजों को इग्नोर करना है, वो चीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपको इस एग्जाम के लिए। जहां पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिले, जरूरी नहीं है DSSB के लिए हो या कोई भी अदर एग्जाम आप दे रहे हो जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरी बस यही राय है कि आप सिर्फ उन्हीं एग्जाम को या उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आप श्योर शॉट है। क्योंकि क्या होगा कि उससे आपका जो एग्जाम लेवल है वो काफी अच्छे से, कुछ अच्छे से पॉइंट पर पहुंच जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर है। अगर आप वैसे ही जो अपने मन से तुक्केबाजी करके आएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा कि जो आपका लेवल है, जितने भी आपके सही क्वेश्चन होंगे वो भी, उसके भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है कि नेगेटिव मार्किंग के बेस पर अच्छे से करना है, नेगेटिव मार्किंग वाले पोर्शन को अच्छे से देखना है। जहां पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिले, आप सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको 100% श्योर श्योरिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करना है। सेकंड है हमारा, सेकंड बात ये है इस एग्जाम की सबसे स्पेशली कि ये जो एग्जाम होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यानी कि सबसे पहला होगा हमारा पार्ट A, उसको भी क्लियर करना जरूरी है, एंड सेकंड पार्ट है हमारा पार्ट D, उसको भी क्लियर करना है। और दोनों की दोनों जो पार्ट है वो हमारे 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स पर बेस्ड होंगे। जो पहला पार्ट A है उसे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज है उसके अंदर। सबसे पहला पार्ट A है जिसके अंदर हमारे सामने 5 टॉपिक्स दे रखे हैं, जो सभी की सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट हमारे 20 मार्क्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा जर्नल स्टडीज। अब जर्नल स्टडीज के अकॉर्डिंग देखिए, ये हमारा 20 मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। जर्नल स्टडीज के लिए आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये जानते हैं। जर्नल स्टडीज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए। जो DSSB के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जिसके पास भी अगर मिलता है तो उससे प्रीवियस एग्जाम के जितने भी पेपर्स हैं उनको अच्छे से कीजिए। उनमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे रिलेटेड अच्छे से टॉपिक्स को पढ़िए, तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट होगा आप सभी के लिए। एंड सेकेंड थिंग है जर्नल स्टडीज के लिए कि आपको क्या करना है कि 6, 7, 8 एंड 9 की जो NCERT की बुक है, हाँ याद रखना, सिर्फ NCERT की बुक को आपको अच्छे से रीड आउट करना है। जैसे जियोग्राफी हो गया, भूगोल से रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स राजनीति से रिलेटेड हो गया। ये सारे तथ्य आपको उसी जो एग्जाम की बुक्स हैं यानी कि NCERT की जो बुक्स हैं उसी के अंदर आपको इससे अच्छे से रीड आउट कीजिए। बुक्स आप पता है कि आप इस लेवल तक आ गए हो तो आप उस बुक्स को 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, एक बुक को, ये मैं जानती हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अच्छे से जनरल स्टडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा वो आपके लिए। और जनरल स्टडीज में एक और चीज आती है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स बच्चे पूछते हैं या और भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेनिफिट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अब करंट अफेयर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है उससे अच्छे से रीड आउट कीजिए, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रीड आउट कीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल में एक ऐप होता है इनशॉर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट्स की न्यूज़ मिलेंगी, क्लियर वे में अच्छे से लिखा होगा, तो वो चीज़ आप उससे पढ़ सकते हैं।
तो वो आपको करंट अपडेट रहने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्ट था हमारा जनरल स्टडीज़ के लिए कवर हो गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जनरल स्टडीज़ के लिए। तो इसके अंदर शॉर्ट मैं जानती हूँ अगर आप अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आप 19 to 20 या 18 to 19 आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। फिर है हमारा इंग्लिश का पोर्शन। अब इंग्लिश के पोर्शन में देखिए, इंग्लिश के पोर्शन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्या करना है, सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों को ही पढ़ना है। पर्टिकुलर चीज़ों का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए, सिर्फ उसी को कंप्लीट कीजिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 15 बुक्स को छानते हैं, किसी बच्चे से, अदर से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी न किसी से एडवाइस लेते रहते हैं कि कौन सी बुक बेनिफिट है, कौन सी बुक हमें सबसे ज़्यादा स्कोर करवाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। 15-20 बुकों से अच्छा है कि आपको सिर्फ एक बुक को 10 बार रीड कीजिए, 15 बार रीड कीजिए, अच्छे से उसे पढ़िए। उसके अंदर जो एरर्स दे रखे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, उनको अच्छे से कीजिए, तो वो चीज़ आपके लिए सबसे बेनिफिटेबल है। उसी को कंप्लीट रीड आउट कीजिए, एक नहीं 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए, वही आपको अच्छे से आपका इंग्लिश पोर्शन क्लियर करवा सकती है। एंड वोकैब के लिए मैं कहूँगी आप लोगों से, अगर आपको वोकैब करनी है तो सबसे पहले जो अच्छे से वर्ड होते हैं, वो अच्छे से अच्छे वर्ड आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में मिलते हैं। वोकैब के लिए एंटोनिम, सिनोनिम आप कहीं से सर्च कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको वोकैब के लिए द हिंदू में से देख लीजिए। अगर आपको और भी अच्छे से जानना है तो एम फॉर टीचिंग में मैं वोकैब की प्रीवियस एग्जाम की वीडियोस लेकर आई हूँ, उनसे क्लियर कर सकते हैं आप। उनसे रिलेटेड और भी वर्ड्स अगर आपको मिलते हो तो उन्हें अच्छे से रीड आउट करिए। तो ये हो जाएगा आपका वोकैब का पोर्शन, जो इंग्लिश में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहती हूँ कि इस इंग्लिश पोर्शन में आप इजीली कम से कम 17 to 18 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं अगर आप ऐसे इस वे से पढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा इंग्लिश पोर्शन का। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। अब रीजनिंग पोर्शन के लिए क्या करना है ये देखिए। रीजनिंग पोर्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके सामने कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, सीरीज से रिलेटेड हो गया या डिस्टेंस से रिलेटेड हो गया, डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, या कोई भी वर्बल है या नॉन वर्बल है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जो रीजनिंग है वो हमारी प्रैक्टिस पर बेस्ड है और क्वेश्चंस आप प्रीवियस एग्जाम से ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए थे तो उसी से रिलेटेड आप अदर क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं। अगर बुक है आपके पास अच्छी बुक है तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न, क्योंकि सिलेबस जो है हमारा रीजनिंग का वो थोड़ा सा सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड पोर्शन में आपको क्या करना है कि बस जो टॉपिक्स दे रखे हैं आपको उसी को अच्छे से करना है। यानी कि अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग आपकी बेटर से बेटर हो जाएगी और आप इजीली 18 to 19 स्कोर कर सकते हैं। फिर है हमारा मैथ्स का पोर्शन। अब मैथ्स के पोर्शन में क्या होता है कि बच्चों को ही लगता है कि इतने सारे चैप्टर हैं, हम कैसे करेंगे, और कोई चैप्टर तो क्लियर नहीं होता है या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या करें। अब मैथ्स के पोर्शन के लिए आपको 20 मार्क्स का इसके अंदर आता है। अब 20 मार्क्स के लिए मैथ्स के लिए आपको ईजी में बताऊं, अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा कम भी स्कोर करोगे तो चलेगा, आप कम से कम 14 to 15 मार्क्स ले आइए तो आपका पार्ट ए क्लियर हो जाएगा। अब 14 to 15 मार्क्स कैसे आएंगे ये देखिए। मैथ्स के पोर्शन में कुछ 6 या 7 टॉपिक या आप 5 या 6 टॉपिक मान लीजिए, चैप्टर्स मान लीजिए, वो मेन होते हैं। आप उन्हीं को अच्छे से, उन्हीं के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला होता है हमारा टाइम एंड वर्क, समय या कार्य से रिलेटेड, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड, डिस्काउंट या कुछ भी कह सकते हैं आप, इस डिस्काउंट से रिलेटेड जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम। अब ये याद रखना, नंबर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो नंबर सिस्टम से ले लीजिए। एंड लास्ट वन इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो 6 टॉपिक बताए हैं, 6 चैप्टर बताए मैंने आप सभी को, ये 6 चैप्टर आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कीजिए, बुक है तो बुक्स में से कीजिए। अगर ये 6 के 6 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप मैक्सिमम नहीं तो 14 to 15 मार्क्स तो इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो मैथ्स का पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है। फिर है हमारा हिंदी पोर्शन। अब हिंदी पोर्शन के लिए क्या करना है। अब हिंदी पोर्शन के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी में तो अनलिमिटेड चीज़ें आती हैं, चाहे आप मुहावरे ले लीजिए, चाहे आप लोकोक्ति ले लीजिए, चाहे विलोम शब्द ले लीजिए, पर्यायवाची, कुछ भी ऐसा पोर्शन ले लीजिए, अनलिमिटेड है, कोई भी उसके अंदर सिलेक्टेड चीज़ें नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले
हिंदी के लिए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज करने हैं। सबसे पहले तो ये चीज मैं बताऊंगी, अगर अपठित गद्यांश पैसेज वगैरह आपको करने हैं तो उसमें से कीजिए कि वहां पर कैसी चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। और अच्छे से अच्छा बेनिफिट वाला पोर्शन अगर मैं बताऊं हिंदी में, तो आपको क्या करना है कि 9th और 10th क्लास की व्याकरण बुक ले लीजिए हिंदी की और उसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, क्योंकि 9th एंड 10th क्लास की बुक में मैंने देखा है कि उसके अंदर जो सबसे सारी की सारी चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही दी रखी होती है। आप उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिए, उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका हिंदी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और हिंदी में तो बहुत ईजी होता है, 19 to 20 या 18 to 19 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी का पोर्शन हो गया और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जो पार्ट ए है वो कितना इजी है और उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है और कौन कौन सी चीजें याद नहीं रखनी है। एक चीज और मैं बताऊंगी कि अभी जो DSSB का जो नोटिफिकेशन है अभी तक तो नहीं आया है कि किस डेट को होने वाला है एग्जाम, बट जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के स्टार्टिंग या मिड में आ सकता है। ये एक प्रोबेबिलिटी के तौर पे मैं बता रही हूँ, संभावना पूरी है कि जुलाई के फर्स्ट में या जुलाई के बीच में आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि अभी से तैयारी करनी है। ये नहीं है कि कई बच्चे सोचते हैं, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नहीं, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सिर्फ रिवीजन के लिए पोर्शन छोड़ना है, यानी कि आपको बस रिवीजन करनी है नोटिफिकेशन के बाद। नोटिफिकेशन से पहले जितना हो सके आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। प्रैक्टिस सबसे मोस्ट है आपके, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से, चाहे जनरल स्टडी, रीजनिंग, मैथ्स, कुछ भी हो टॉपिक, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी रिवीजन कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं होता है। देन है हमारा पार्ट बी। अब पार्ट बी में क्या करना है ये देखिए, जो पार्ट बी है वो हमारा 100 मार्क्स पर डिपेंड है। अब टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो आप, PGT हो, PRT हो या TGT हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, तो टीचर बनने के लिए ये 3 चीजें तो मेन होनी चाहिए। यानी कि ये जो 3 चीजें हैं वो आपकी सबसे मस्ट हैं कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको ये तीनों चीजों तो पता होनी चाहिए। सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर है चाइल्ड पेडालॉजी एंड लास्ट वन इज टीचिंग मैथडोलॉजी। ये तीनों की तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका 100 मार्क्स का जो लेवल है वो क्लियर हो पाएगा। और कम से कम 100 में से आप 75 या 80 मार्क्स तो आप अपने ऊपर रखिए कि आप इतना क्लियर कर सकते हैं, उसको स्कोर करना है आपको। अब ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको जितना हो सके रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है या कोई क्वेश्चन आपके सामने 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चन को आप एक दिन आपने रिवीजन कर लिया तो आप उसको थर्ड डे उसको रिवीजन दोबारा कीजिए। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो पजलिंग तौर पे चलता रहता है कि उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। हम पजल होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको रिवीजन की सबसे मस्ट जरूरत पड़ेगी। फिर है हमारा प्रीवियस एग्जाम, यानी कि अगर हमारे प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड पोर्शन है या DSSB का हो गया या KVS एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड आई थी उसमें से आप प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड पोर्शन को सिलेक्टेड कीजिए, उस पोर्शन में से टॉपिक उठाइए, उन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स आपके बुक में दे रखे हैं उनको रिवाइज कीजिए। या अगर आप चाहते हैं चाइल्ड पेडालॉजी के लिए यानी कि CTET, अब CTET से रिलेटेड है ये। अब ये तो है नहीं कि DSSB में CTET का पोर्शन नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो CTET के पोर्शन के लिए अगर आपके पास मटेरियल है तो CTET के पोर्शन के लिए आप CTET के नोट्स को रिवाइज कीजिए, चाइल्ड पेडालॉजी आपकी उससे क्लियर हो सकती है। एंड लास्ट वन इज टीचिंग मैथडोलॉजी। अब टीचिंग मैथडोलॉजी के लिए क्या करना है आपको, अगर आपके सामने कोई अच्छे से अच्छे बुक है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर करूंगी SK मंगल की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, उसमें से बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, ये जानती हूँ कि वो थ्योरी बेस्ड है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके अंदर सारा थियोरटिकल है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उस बुक में से। जब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली टीचिंग मैथडोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाओगे, इजीली क्लियर कर पाओगे। तो टीचिंग मैथडोलॉजी आपका उससे क्लियर हो सकता है। और भी अगर टीचिंग से रिलेटेड यानी कि मैथडोलॉजी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप एम फॉर टीचिंग के किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया है, उनको एक्सप्लेन किया है।
और भी बहुत सारी वीडियोस है, और मैं फर्स्ट या सेकंड 2 चैप्टर्स की वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने। एस.के. मंगल की बुक शिक्षा मनोविज्ञान से, उसको भी क्लियर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं कहीं पर, आपके पास अगर कोई बुक है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी के लिए। तो आपको 100 मार्क्स में से कम 75 to 80 मार्क्स तो आपके स्कोर हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कट ऑफ किसके बेस पर जाती है, एग्जाम के लेवल के ऊपर। अगर हमारा एग्जाम काफ़ी हद तक अच्छे लेवल का है, सो हमेशा याद रखना कि आपको जो 200 का क्वेश्चन का यानी कि 200 मार्क्स का जो ये पेपर है ना, आपको 150 प्लस लेकर चलना है। 150 प्लस लेकर चलोगे आप, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अगर DSSB का जो एग्जाम इजी वे में आया तो काफ़ी 150 प्लस से ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। अगर थोड़ा सा कम लेवल आया तो आपका क्लियर तो है ही एग्जाम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 150 का स्कोर रखना है। 150 अगर आपने स्कोर रखा हुआ है, 150 से अबव जाना है तो जाना ही है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। तो ये था हमारा अपकमिंग DSSB, PRT, TGT, PGT सिलेबस का। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर TGT या PGT के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यानी कि इन्हीं सब्जेक्ट्स, इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से और रिवाइज कीजिए, और जितना मटेरियल आपको मिल सकता है किसी अदर से, कहीं से नोट्स मिल सकते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो बस इतना ही करना है। और अगर TGT या PGT के लिए अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके लिए आप बनना चाहते हैं, जिसके लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। नए से नए पैटर्न, नए से नए क्वेश्चन, क्विज अटेम्प्ट कीजिए। इन्फो टीचिंग की मैं तो बस यही चाहूंगी, क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिशियल कंटेंट मिलेगा। सो ये थे हमारे शॉर्ट इजीली आप क्लियर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम को। DSSB के एग्जाम को तो शॉर्ट कर ही सकते हैं अगर आप इस मेथड को, इस वे को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर थ्योरीज, कीप वॉचिंग। मैं पिछली वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि मैं थ्योरीज का मैटर लेकर आऊँगी, बट अकॉर्डिंगली मुझे DSSB के नोटिफिकेशन से याद आया कि मुझे ये चीज़ ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ने मुझसे ये पूछा है कमेंट्स में या पर्सनली वे में, उन्होंने पूछा है कि DSSB में एक्चुअल में आएगा क्या, किस चीज़ की वो तैयारी करें, किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, किस चीज़ को मोस्ट उनको बेनिफिट देना है। तो वो चीज़ इसलिए मैं लेकर आई थी इस वीडियो को रिसेंटली। सो आपको इस वे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ये वाला एग्जाम तो 110% श्योर क्लियर है। आप इसी वे से पढ़िए और जितना हो सके उतनी अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, इन्फो टीचिंग की वीडियोस देखिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को। लाइक ज़रूर करें हर वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कीजिए और अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि कमेंट और फीडबैक से क्या होगा कि मैं ये जानूंगी कि आपका फीडबैक क्या है मेरे प्रति, और अगर मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा और बेहतर कंटेंट लाना है या और कुछ लेवल बढ़ाना है, तो वो चीज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी बढ़ाने की। सो आपको बस यही कहूँगी, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।